बिलीफ इज सेक्रेड, नहीं, ट्रुथ इज सेक्रेड, ट्रुथ इज सेक्रेड, बिलीफ इज नॉट सेक्रेड। सर झुकाना बंद करो। तो बात होगी सन 1610 के आसपास की। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज दूत पहुंचते हैं नए नए। वो छोटी सी घड़ी थी जिसने हिंदुस्तान फतह कर लिया। और वो तकनीक अगले 300 साल तक भारत की गुलामी बनी। एस्ट्रोनॉमी थी तकनीक। 1857 में ही ब्रिटिश यहाँ से भगा दिए गए होते अगर उनके पास एस्ट्रोनॉमी नहीं होती। विज्ञान के दम पे उन्होंने राज कराया। ठीक जब हम हॉरोस्कोप से खेल रहे थे, ब्रिटेन टेलीस्कोप से खेल रहा था। विज्ञान आपको दुनिया भर का राजा बना देता है। द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। कि भारत में फिर से ये जो लहर उठती देख रहा हूँ, जो आपका सवाल था, एस्ट्रोलॉजी और इस तरह के 50 तरीके के अंधविश्वास और पिछड़ी हुई मानसिकताएं, ये जो फिर से चढ़ रहे हैं, इसका अंजाम क्या होने वाला है भारत के लिए? आचार्य जी, मेरा प्रश्न ना एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। आजकल हमारी निर्भरता एस्ट्रोलॉजी पे बढ़ती जा रही है। बहुत सारे न्यू ऐप्स भी आ गए हैं एस्ट्रोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों तक इसका प्रचार किया जा रहा है और हम लोग अपने जीवन में जो भी गलत हो रहा है उसको भाग्य से जोड़ते हैं। तो ये कितना सही है? एस्ट्रोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ावा मिलना, लोगों का इस पर निर्भर होना और इसके लिए जिज्ञासा और विश्वास पैदा होना। सही या गलत तो इससे तय होता है ना कि वो चीज क्या है। इंसान का स्वभाव है जानना। तो जहाँ कहीं भी जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो, तार्किकता हो, वैज्ञानिकता हो, सच्चाई और तथ्यों के लिए सम्मान हो, वो तो अच्छा ही होता है। उसमें तो कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। और इसके विपरीत जहाँ खुद को ही झांसा देने की कोशिश हो और अनपरखी मान्यताएं हों, वहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो इसी से सब तय हो जाता है। देखिए, ये जितने आकाशीय खगोलीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, ग्रह, नक्षत्र, चांद, सूरज, तारे, इनका मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता हो, ना इसकी कोई पुष्टि है, ना इसका कोई प्रमाण है। ठीक है, लेकिन ऐसी बातें करके मनोवैज्ञानिक रूप से हमें एक सांत्वना मिल जाती है। पहला ये कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, भाग्य है। मैं क्या करूं? सूरज, चांद, नक्षत्र की स्थिति ही मेरी ऐसी चल रही है कि मेरे साथ जो होगा उल्टा पुल्टा ही होगा। तो अपने दुख या अपने बंधन का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो जिम्मेदारी से बचने में मदद मिल जाती है, आदमी रिस्पॉन्सिबल रह पाता है। और दूसरा, जो भीतर सदा डर बैठा होता है कि आगे क्या होगा, तो एक तरह की सांत्वना मिल जाती है खुद को कि आगे क्या होने वाला है मैं ये जान सकता हूं और नियंत्रित कर सकता हूं। अपनी सुविधा, अपने स्वार्थ, अपनी कामना के अनुसार मैं फ्यूचर को जान भी सकता हूं और कुछ कुछ विधियां, उपाय, रिचुअल्स करके मैं उनको नियंत्रित भी कर सकता हूं। तो कुल मिलाकर के इस पूरी चीज का मनोवैज्ञानिक कारण बस इतना ही है, इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी माने अपने ऊपर दायित्व न लेना, बल्कि दायित्व किस पर डाल देना? भाग्य पर डाल देना, चांद तारों पर डाल देना, ग्रहों की स्थितियों पर दायित्व डाल देना। मैं थोड़े ही असफल हूं, मुझे तो असफल किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त पर मेरी जो है हाँ,
ग्रह नक्षत्र दशा ऐसे चल रहे हैं कि मैं क्या करूं। और दूसरा, डर जब बहुत है भविष्य को लेकर, तो अपने आप को ये सांत्वना दे लेना कि चलो भविष्य को जाना वगैरह जा सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण बस, और कुछ नहीं है, इतना ही है। ये बातें मैं आपसे बहुत बार कर चुका हूं, ज्योतिष पर, एस्ट्रोलॉजी पर मैं आपसे बहुत बार बातें कर चुका हूं। आप कई बार पूछोगे तो भी मैं बस ये बता सकता हूं कि कौन सी भीतर चीज होती है जो इस प्रकार की सांत्वनाओं की मांग करती है। भीतर कौन वो बैठा है डरा हुआ, जिसको इस तरीके के सहारे चाहिए होते हैं, भले ही वो झूठा सहारा हो, पर हम कहते हैं कि हमें वो सहारा दे दो। मैं आपको यही बता सकता हूं। आप अगर समझना चाहते हैं कि उससे नुकसान क्या होता है, आपने पूछा ना सही क्या है गलत क्या है, सही गलत के आगे हानि लाभ भी आपको देखना है अगर, तो उसका एक तरीका है जो मुझे सूझ रहा है। इसकी तुलना ना एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रोनॉमी से कर लीजिए तो पता चलेगा। इसकी तुलना एस्ट्रोनॉमी से कर लीजिए तो पता चलेगा कि हानि लाभ कितना है। ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। आप बैठ जाइए, अब बात लंबी जाएगी। एस्ट्रोलॉजी भर होता तो मैं यहीं पर रुक जाता, अब लंबी जाएगी। लेकिन तो बात होगी सन 1610 के आसपास की। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज दूत पहुंचते हैं, नए नए। अंग्रेजों ने भारत में आना अभी शुरू ही करा है। तो ये नए दूत पहुंचते हैं और कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड के बादशाह का आपको सलाम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि हमें भारत में व्यापार करने की अनुमति मिले। तो इंग्लैंड की बादशाह की ओर से हम आपके लिए कुछ तोहफे भी लेकर आए हैं। तो उन्होंने जो तोहफे थे वो पेश किए जहांगीर के सामने। तो उन तोहफों में एक जो 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 उभरती हुई ब्रिटिश मशीनरी थी, तो उससे तैयार किया गया एक ऊनी शॉल जैसा था। कुछ और चीज़ें थीं और साथ में एक घड़ी थी, मैकेनिकल क्लॉक। क्या थी? घड़ी, मैकेनिकल क्लॉक। तो जहांगीर ने वो सब स्वीकार कर लिया और एज अ रिटर्न गिफ्ट कि ठीक है आपने हमें ये भिजवाया, आप जाके आप अपने राजा को, इंग्लैंड के राजा को आप ये सब चीज़ें दीजिएगा। तो जहांगीर ने बहुत बड़े बड़े सोने के बर्तन और हीरे जवाहरात और ये सब चीज़ें उनको दी कि ठीक है अब आप ये उनको हमारी ओर से दीजिएगा। इसके बाद ये सब जब दूत चले गए दरबार से, तो जहांगीर ने पूछा ये इंग्लैंड का जो बादशाह है ये है भी कोई बड़ा बादशाह? जो इंग्लैंड का बादशाह है ये कोई बड़ा बादशाह है भी? अपने दरबारियों से पूछा। बताओ क्यों पूछा? क्योंकि वहां से जो चीजें आई थी वो साइंटिफिक सोफिस्टिकेशन रखती थी कुछ हद तक। सोना चांदी नहीं भिजवाया था वहां से, सोना चांदी नहीं भिजवाया गया था। जो सबसे साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट चीज भिजवाई गई थी वो थी क्रोनोमीटर, घड़ी। हम आ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी पर आ रहे हैं, रुक जाओ, परेशान मत। अच्छा तो बहुत लगा जहांगीर को भी और दरबारियों को, ये बढ़िया चीज़ है। भारत में भी घड़ियां होती थी पर वो उस तरह की होती है, तो जो सन डायल होते हैं ना, या जो पानी वाली घड़ी होती है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था कोई भारत में। तो बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने तो ये बना दिया, इसमें तो समय दिखाती है, टाइम दिखाती है। पर फिर भी कहा कि ये तो चीज़ छोटी है ना, असली चीज़ क्या होते हैं? अरे हाथी, घोड़े, सोना चांदी, इस तरह की चीज़ें ये भेजी होती। तो शालीनता के नाते जहांगीर ने वो सब स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में ये रह गया कि इंग्लैंड लगता है कुछ दम वम नहीं है बहुत ज़्यादा। देखो क्या भिजवाई है, छोटी सी घड़ी भिजवाई है, इसमें क्या होता है।
वो छोटी सी घड़ी थी जिसने हिंदुस्तान फतह कर लिया। समझते हैं बात क्या है? इंग्लैंड जो है ना वो आइलैंड है, ब्रिटिश आइल्स हैं, वो सारे आइलैंड है, वो पानी से घिरे हुए हैं चारों ओर से। उन्हें जो कुछ भी करना है उन्हें समुद्र पर ही करना है। रॉयल नेवी का आपने सुना होगा, बहुत बड़ी होती है। रॉयल आर्मी जो है वो बहुत छोटी होती है। जो ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी जो फोर्स है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतनी सी थी उनकी, लेकिन नेवी बड़ी होती है। संसाधन ब्रिटेन के पास अपने बहुत कम है, उनके पास अपनी जगह ही बहुत छोटी सी है और ठंडा देश है। उन पर जो हमला भी होना है वो समुद्र के ही रास्ते होना है, तो समुद्रों को नियंत्रित करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। उसी से उन्हें अपनी रक्षा करनी थी, उसी से उन्हें व्यापार करके समृद्धि पानी थी। तो 15वीं 16वीं शताब्दी में समुद्र में बड़ी होड़ लगी हुई थी, जिसमें ब्रिटेन की प्रतियोगिता थी सबसे ज़्यादा स्पेन और पुर्तगाल के साथ। स्पेन और पुर्तगाल के साथ जो कोई समुद्र पर राज करेगा यह पक्का था कि वही व्यापार पर राज करेगा। लेकिन समुद्र में चलने के लिए जहाज को अपनी जगह का पता होना जरूरी होता है। नहीं तो जहाज चल तो देगा ब्रिटेन से, पहुंच पता नहीं कहां जाएगा, पहुंच पता नहीं कहां जाए। पता कैसे करें? जो लैटिट्यूड होता है, अक्षांश, उसको पता करना आसान होता है। सूरज की स्थिति देख लो, पता चल जाता है, वो आसान होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड पता करना मुश्किल होता है, जिसको हम देशांतर बोलते हैं, वो पता करना मुश्किल होता है। और वो नहीं पता रहेगा अगर आपको, तो आपका जहाज कहीं भी इधर उधर भटक जाएगा, टकरा जाएगा, टूटेगा। एक बड़ी भारी दुर्घटना हुई भी थी इंग्लैंड के जहाज की। वो 1300 लोग थे, लॉन्गिट्यूड ठीक से नहीं समझ पाए तो वो जा करके भिड़ गए। 1300 के 1300, जो पूरा जो दस्ता ही था जहाज़ों का, वो पूरा ही मारा गया। वो जाके एक पथरीली चट्टानों से आके भिड़ गया। तो अब अगर ब्रिटेन को अपने आप को सुरक्षित रखना है, सबसे पहले सुरक्षित और उसके बाद संपन्न, तो जरूरी है कि जहाज यात्रा करे, चाहे वो ट्रेडिंग शिप हो चाहे नेवी शिप हो, जहाज यात्रा करे। और जहाज यात्रा करे उसके लिए जरूरी है कि लॉन्गिट्यूड पता चले, उसके लिए जरूरी है कि लॉन्गिट्यूड पता चले। तो आपने जीएमटी सुना है ना, ग्रीनिच मीन टाइम? हाँ। तो अभी हम बात कर रहे थे 1610 के आसपास की। 1675 में वहां पर राजा ने जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनिच में, उसका उद्घाटन किया। और उसका एक ही लक्ष्य था कि लॉन्गिट्यूड कैसे डिटरमिन किया जाए। और इंग्लैंड दुनिया में सबसे आगे निकल गया इस एक चीज में, लॉन्गिट्यूड पता करने में, कि अगर कोई जहाज किसी जगह पर है तो उस जगह का अपना वो लॉन्गिट्यूड कैसे पता कर ले। ब्रिटेन ने पता कर लिया, ब्रिटेन ने तकनीक निकाल ली। और वो तकनीक अगले 300 साल तक भारत की गुलामी बनी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी थी तकनीक। ठीक जब हम हॉरोस्कोप से खेल रहे थे, ब्रिटेन टेलीस्कोप से खेल रहा था। और वही जो अंतर था, हॉरोस्कोप वर्सेस टेलीस्कोप, वो भारत की कॉलोनियल गुलामी बन गया। हॉरोस्कोप वर्सेस टेलीस्कोप, वो भारत की गुलामी बन गया। जहाज हमारे पास भी थे, पर हमारे पास एस्ट्रोलॉजी थी, एस्ट्रोनॉमी नहीं थी।
और हमारे जहाज कुछ मायनों में ब्रिटिश जहाज़ों से बेहतर थे। इसका प्रमाण हमें ये मिलता है कि अंग्रेज़ जब भारत आए थे तो उन्होंने भारतीय बंदरगाहों पर ही बने कई जहाज़ खरीदे। उन्होंने कहा यहाँ भी जहाज़ अच्छे बनते हैं। उन्होंने भारतीय बंदरगाहों पर ही बने कई जहाज़ खरीदे। हमारे जहाज़, हमारे पास एस्ट्रोनॉमी नहीं थी। एस्ट्रोनॉमी माने क्या होता है? जान पाना कि ये सारे जो चांद तारे हैं, हाँ, ये किस आधार पर गतियां करते हैं, ये किस आधार पर गतियां करते हैं। और अगर वो जान पा रहे हो तो फिर आप समुद्र में यात्रा कर सकते हो। उनको देख देख कर समुद्र में यात्रा कर लोगे, क्योंकि और तो कुछ था नहीं, सैटेलाइट नेविगेशन तो था नहीं। इन्हीं को देख के यात्रा करनी है। उनको देख के यात्रा करने के लिए एस्ट्रोनॉमी चाहिए। जहाज हमारे पास भी थे, पर हमारे सारे जहाज मॉनसून सर्किट पर डिपेंड करते थे, और वो अधिक से अधिक जाते थे, इधर अरब तक चले जाते थे, या ईस्ट अफ्रीका चले जाते थे, या साउथ ईस्ट एशिया चले जाते थे। 1-2 महीने तक का काम कर लेते थे, और जो मॉनसून विंड्स का पैटर्न था उसको फॉलो करते थे एनर्जी के लिए। विंड पावर पर चलते थे। तब इंजन तो होता नहीं था ना, तो चाहे वो अंग्रेजी जहाज हो कि भारतीय जहाज हो, चलता तो वो विंड एनर्जी पर ही था। वही सेल्स मास्ट्स लगे होते थे, उन्हीं को विंड के कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्ट करके आप जहाज को गति दिया करते थे। हमारे पास भी जहाज थे, पर हमारे पास एस्ट्रोलॉजी थी, एस्ट्रोनॉमी नहीं थी। नहीं तो हो तो यह भी सकता था कि जैसे समुद्र पर चलकर वो यहां आ गए, उन्हीं समुद्रों को लांघकर हम भी वहां चले जाते। जैसे वो यहां आ गए वैसे हम भी वहां चले जाते, पर हम वहां पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एस्ट्रोनॉमी चाहिए। हम वहां पहुंच ही नहीं पाते। और एस्ट्रोनॉमी ये नहीं कहती कि पुरानी जो किताब पढ़ी है उसमें जो लिखा है वही सत्य है। एस्ट्रोनॉमी कहती है प्रेक्षण, अवलोकन, तथ्य अनुभवजन्य होगा। देखो, ऑब्जर्व करो। उसका नाम ही था द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनिच। भारत को गुलाम इंग्लैंड ने नहीं बनाया है, वो जो जीएमटी वाला जी है उसने बनाया है। जो जीएमटी वाला जी है ना, भारत वहां से बना है। वहां पे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे, कैलिब्रेट होते थे, नए नए चार्ट्स बनते थे, नेविगेशन टेबल्स बनते थे, और सब कैप्टन्स को दिए जाते थे कि इनका इस्तेमाल करके अब तुम इंडिया पहुंच सकते हो या बाकी कॉलोनीज तक पहुंच सकते हो। और ये जितने कैप्टन्स होते थे जहाजों के, ये सब अपनी यात्रा के दौरान लगातार ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते थे, यही सब सेलेस्टियल बॉडीज का, यानी एस्ट्रोनॉमी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते थे। और जब ये वापस पहुंचते थे इंग्लैंड, तो ग्रीनिच में इन्होंने जितना डेटा इकट्ठा किया होता था ये उनको सौंप देते थे कि हियर इज मोर डेटा फॉर यू, अब आप इस पर और कंक्लूजन्स निकालिए, और निकालिए। समझ में आ रही है बात? ये एस्ट्रोलॉजी की जगह अगर भारत ने एस्ट्रोनॉमी पकड़ी होती, हम कभी गुलाम नहीं बनते, कभी नहीं। इनसे पहले, ब्रिटिश से पहले पुर्तगाली यहाँ आ गए थे, और पुर्तगालियों का भारत आना, वास्को डी गामा का उधर केरल की तरफ पहुंचना, ये भारत के लिए झटके की तरह था कि इतनी दूर से यहाँ कोई आ कैसे सकता है, इतनी दूर से यहाँ कोई आ कैसे सकता है। क्योंकि हमने साइंस में कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था। मुगलों का जमाना था, सारा इन्वेस्टमेंट किस में हो रहा था? इमारतों में और कलाओं में। बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही थी, उसका 1% इन्वेस्टमेंट भी साइंस में नहीं हो रहा था। तो जब वो यहां पहुंचता है तो बादशाहों को सदमा लग जाता है कि ये हो कैसे सकता है, हो कैसे सकता है। ये अंतर होता है विज्ञान में और विश्वास में। विज्ञान आपको दुनिया भर का राजा बना देता है। द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। विज्ञान आपको दुनिया भर का राजा बना देता है, और विश्वास आपको आपके ही घर में मुट्ठी भर गोरों का गुलाम बना देता है।
ये अंतर होता है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में। और अभी तो कहानी शुरू हुई है। ठीक जिन तरीकों से अंग्रेज भारत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीकों से, जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, कैलकुलेशंस और इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके पास, उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्होंने भारत पर राज भी करा। क्योंकि राज करने के लिए आपको जगह का पता तो होना चाहिए। द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1801 में शुरू हुआ, 1872 तक चला, और उसी सर्वे का इस्तेमाल करके 1857 का जो गदर था, विद्रोह था, वो कुचला गया। क्योंकि ब्रिटिश अकेले थे जिनको सब पता था, ठीक ठीक कौन सी नदी कहां से शुरू होती है और कैसे करके कहां पहुंचती है, कौन सा जंगल कहां शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। ये उन्होंने एस्ट्रोनॉमी से पता करा। उन्हें पता था कि कौन सी पहाड़ी ठीक कितनी ऊंची है। 1857 में ही ब्रिटिश यहां से भगा दिए गए होते अगर उनके पास एस्ट्रोनॉमी नहीं होती। विज्ञान के दम पे उन्होंने राज करा है। बात समझ में आ रही है? तो खगोल विज्ञान, और वहां से क्या आता है फिर? मानचित्रण, मैपिंग। परफेक्ट मैप्स बना लिए उन्होंने। और जिसके पास मैप है, जो बिल्कुल जानता है, अब वो ये भी जानता है रिसोर्स क्लस्टर्स कहां पर हैं, कहां से खुदाई करनी है, कहां से क्या करना है, रेलवेज अगर डालनी है तो कौन सा सही रास्ता रहेगा। और भारत किस में उलझा हुआ था इस दौरान भी? कुंडली और मुहूर्त में। कुंडली और मुहूर्त। ब्रिटिश बोलते थे यू प्रे टू द हेवेंस, वी मेजर देम। तुम जिनकी पूजा करते हो, हमने उनको नाप लिया है, और ये रही हमारी मशीनें, और ये रही हमारी गणित। जब भारत में बस मकबरे वगैरह बन रहे थे, यही वो समय था वहां पर कॉपरनिकस, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, जब वहां कैलकुलस आ रहा था। वैसे शायरी का वो भारत में स्वर्ण काल था। जबरदस्त शायरियां चल रही थीं महबूबा की जुल्फों की याद में। ठीक तब जब भारत में शायरी चल रही थी, तब वहां विज्ञान चल रहा था। मैं शायरी के खिलाफ नहीं हूं, पर यह कौन सी शायरी है जो आपको तथ्यों से काटकर कल्पना के रस में डुबो देती है? और इतना ही नहीं था, इसी चीज ने, किनको देखो ये तो हर समय बस एस्ट्रोलॉजी में ही डूबे रहते हैं, ब्रिटिश एम्पायर को एक मोरल वैलिडिटी भी दे दी। उन्होंने कहा हम तो यहां पर आए हैं इनका सुपरस्टिशन हटाने, इनको साइंटिफिक बनाने। हम ना हो तो ये तो अपनी मूर्खताओं में ही डूबे रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वी हैव अ मोरल राइट टू कम टू दीज ब्राउन पीपल एंड एजुकेट देम। इन्हें क्या आता है? और बात बिल्कुल सही है। वो जब यहां आए हैं तो उनका विज्ञान हमसे मीलों आगे पहुंच चुका था, क्योंकि उन्होंने विज्ञान की कद्र की। और ये सोचना भी गलत है कि वो जब यहाँ आए तो वो गरीब थे और भारत सोने की चिड़िया था तो उन्होंने हमको लूट लिया। तथ्य ये है कि जब यहाँ पर अंग्रेज आना शुरू कर रहे थे, उस वक्त भी भारत का पर कैपिटा जीडीपी इंग्लैंड के पर कैपिटा जीडीपी से काफी कम हो चुका था, गिर चुका था। 10वीं शताब्दी तक ऐसा था कि भारत का और यूरोप का जीडीपी लगभग बराबर था, बल्कि भारत का थोड़ा ज्यादा था 10वीं शताब्दी तक। 10वीं शताब्दी क्राइस्ट एरा, ईसा के 1000 साल बाद तक भी भारत का, जिसको हम कहते हैं ना हमारे यहाँ संपन्नता बहुत थी, हम सोने की चिड़िया थे, वो चीज चली है बस 10वीं शताब्दी तक। 10वीं शताब्दी के बाद ही भारत गिरना शुरू हो गया है।
और जब यहाँ पुर्तगाली और फ्रेंच और ब्रिटिश आने शुरू हुए, उस समय तक वो अमीर हो चुके थे पहले ही, वो ऐसे ही नहीं यहाँ पहुंच गए थे। $500-600 भारत का पर कैपिटा था और उनका $800,000 था। तो हम पहले ही लगभग 30% उनसे नीचे हो चुके थे। क्यों हो चुके थे? क्या हो गया 10वीं शताब्दी के बाद भारत को? 10वीं शताब्दी के बाद भारत विश्वास में डूब गया। 10वीं शताब्दी से ठीक थोड़ा पहले आते हैं शंकराचार्य, जिन्होंने हमें दिया अद्वैत। 10वीं शताब्दी के बाद के भारत ने अद्वैत को ठुकरा दिया। भारत ने कहा नहीं, हमें बिलीफ बेस्ड सिस्टम चाहिए। हमने वेदांत को भी बिलीफ बेस्ड बना दिया। और ठीक 10वीं शताब्दी के बाद से ही भारत की गुलामी शुरू हो जाती है। जैसे ही भारत में विश्वास आता है, मान्यता आती है कि मानो मानो और सर झुका दो, मानो, वैसे ही भारत में गुलामी आनी शुरू हो जाती है। भाई, आपको जब कहा जाता है कि आपका फलानी जगह पे है, ये ऐसी राशि में है, ये ऐसा है वैसा है, कोई प्रमाण है? मान्यता है ना, बस विज्ञान प्रमाण पर चलता है। भारत ने प्रमाण को ठुकरा दिया, भारत ने मान्यता पर, विश्वास पर चलना शुरू कर दिया, और यह नतीजा है कि हम कहां रह गए। आ रही है कुछ बात समझ में? सोचो, समय जैसी चीज, और भारत में हर गांव हर शहर अपना अलग समय रखता था सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से। उस घड़ी की कीमत इतनी थी, देखो लॉन्गिट्यूड आप निकाल लोगे, अगर आपको पता हो, मान लीजिए मैं यहां पर हूं और मुझे दिख रहा है कि अभी सूरज ओवरहेड है, और अगर मुझे ठीक अभी पता हो कि लंदन में टाइम कितना है, मैं लंदन से चला एक जहाज हूं, मुझे मेरा समय पता चल गया कि अभी दोपहर के 12 बजे हैं। 12 बजे आसान होता है, कैसे निकाल लोगे? मान लो यही देख लिया, और मुझे उसी वक्त किसी घड़ी से पता चल जाए कि अभी लंदन में क्या समय है, तो मुझे मेरा समय पता चल गया ना। हम भली भांति जानते हैं कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने मिनट का अंतर रखता है, ठीक है? तो अगर मैंने देख लिया कि लंदन में अभी बजे हैं 3 और यहां बजे हैं 12, तो मुझे पता चल गया कि यहां के समय और लंदन के समय में कितना अंतर है, तो मैं ये भी जान गया मेरा लॉन्गिट्यूड क्या है। समस्या ये आती थी कि जो पेंडुलम वाली घड़ी होती थी वो जहाज पर काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि जहाज, तो जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों ने इन्वेस्टमेंट किया घड़ियों में। वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, और उसने उन्हें दुनिया का बादशाह बना दिया। क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड निकालना सीख गए। और जहांगीर को समझ में नहीं आया। जहांगीर ने कहा ये जरा सी चीज घड़ी लेके आए, अरे यही घड़ी जो है ना, ये मुगल सल्तनत का काल बनेगी। उस घड़ी में समय नहीं था, काल था। जहांगीर को बात समझ में नहीं आई, घड़ी में काल था। हम अभी भी अपने तौर तरीके ढर्रे छोड़ नहीं रहे हैं, अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो ग्रीनविच वाली मेरिडियन है, वो यूं ही दुनिया का समय नहीं बन गई। वो वास्तव में पूरी दुनिया ने इंग्लैंड के सामने सर झुका के माना था कि यू रूल टाइम, और इसलिए दुनिया भर का समय जीएमटी से चलेगा। जीएमटी प्लस इतना, जीएमटी माइनस इतना। ये होती है एस्ट्रोनॉमी। टाइम जानना है तो एस्ट्रोनॉमी चाहिए होगी। जिसके पास एस्ट्रोनॉमी है वो काल पर राज करता है, जिसके पास एस्ट्रोलॉजी है वो काल का ग्रास बनता है। बात आ रही है समझ में?
मैं आपसे कितना ही बोल दूं, आप में से भी बहुत लोग हैं, शायद ज़्यादातर लोग हैं, जो उन चीज़ों को मानते ही मानते जा रहे हैं। आपको बात नहीं समझ में आ रही। आप गीता भी चला लेते हैं और कुंडली भी चला लेते हैं, इकट्ठे दोनों को चला कैसे लेते हैं? आपकी महिमा अपरंपार है। और जो पूरा इतिहास है एस्ट्रोनॉमी का, आप उसको पढ़िए तो देखिए कि कितनी ठोकरें खाई हैं, कितने उनके लोग मरे, कैसे कैसे उन्होंने प्रयोग करे। आप उनकी कैलकुलेशंस की फाइननेस देखिए, उनके टेबल्स का विस्तार देखिए, ह्यूज इलेबोरेट मैरीटाइम टेबल्स, और उनके इंस्ट्रूमेंट्स का सोफिस्टिकेशन देखिए। अब उसके बाद बताइए कि हम गुलाम ना बनते तो क्या बनते? वो बहुत आगे निकल चुके थे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी सच्चाई तो इस किताब में लिखी हुई है। उन्होंने कहा हम जानेंगे, हमें प्रयोग करने दो। ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहां माना नहीं जाता, यहां प्रयोग किया जाता है। और जब भीतरी जगत की बात आती है, इनर वर्ल्ड, वहां भी तरीका तो वही लगाना होता है जो बाहर लगाना होता है। क्या? आत्म अवलोकन। एस्ट्रोनॉमी माने आकाश अवलोकन, आकाश को देख रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी माने आत्म अवलोकन, भीतरी आकाश को देख रहे हैं। लेकिन मान्यता तो ना उधर चलनी है ना इधर चलनी है। भारत ने मान्यता को पकड़ा, आप भी पकड़ कर बैठे हो। नहीं, हमारी तरफ ऐसा माना जाता है तो क्या मतलब होगा ना? सब हमारे पुरखे मानते आए हैं तो बेवकूफ थे क्या? बेवकूफ तो पता नहीं, पर गुलाम जरूर थे। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप भी इनकार नहीं कर सकते। बेवकूफ बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन कैसे मानने से इनकार करोगे? गुलाम थे। और कुछ तो कमी रही होगी ना कि गुलाम होना पड़ा। और यही मत बोल दो कि अरे अंग्रेज तो धूर्त थे इसलिए गुलाम बना लिया। धूर्तता की तो देखो हम में भी कोई कमी है नहीं। तो अंग्रेज थे बिल्कुल मक्कार, बेशक बिल्कुल मक्कार थे, लेकिन मक्कारी भर से वो नहीं छा गए हम पर। बात एस्ट्रोनॉमी की थी। एस्ट्रोनॉमी, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट and respect towards astronomy, science in general. रेनेसां अभी अभी समाप्त हुआ था। जिस जहांगीर के समय की हम बात कर रहे हैं, यूरोप में ठीक उससे पहले रेनेसां अभी समाप्त हुआ है। और अब शुरू क्या हो रहा है? द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, द एज ऑफ रीजन। और द एज ऑफ रीजन और भारत में द एज ऑफ स्लेवरी बिल्कुल साथ चले हैं। यूरोप में जैसे जैसे तर्क युग आगे बढ़ा है, भारत में वैसे वैसे गुलामी आगे बढ़ी है। क्योंकि वो चल रहे हैं तर्क पे और हम चल रहे हैं मान्यता, विश्वास। हम तो ऐसा मानते हैं जी, ऐसा तो होगा ना जी, मानने से ही तो होता है जी। मानोगे तभी मिलेगा। बच्चा सवाल मत करो, मान लो। और बहुत भारी कीमत चुकाई भारत ने ये मानने, मान्यता, विश्वास, आस्था के खेल की बहुत भारी कीमत चुकाई। इतने से ही नहीं मान गए थे वो कि हमारे पास रॉयल ऑब्जर्वेटरी वहां ग्रीनिच में है। यहां पर आकर के बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, यहां पर भी ऑब्जर्वेटरी स्थापित करी उन्होंने। तो जो आप फिल्मों में देख लेते हो ना कि ब्रिटिश राज तो ऐसे चल रहा था कि वो कोड़े लेके खड़ा हो जाता था और मारना शुरू कर देता था, नहीं साहब, वो कोड़े से नहीं, साइंस से चल रहा था। कोड़े चलाने वाले तो एशिया में भी बहुत थे। हम चंगेज खान, तैमूर लंग ऐसों को भूल जाएंगे क्या?
कोड़ेबाजी तो इधर आसपास के लोगों ने भी खूब कर ली, उससे नहीं हो जाता। यूरोपियंस के पास मक्कारी थी बेशक, लेकिन मक्कारी से आगे भी बहुत कुछ था। कैसे चल लेती ट्रेन्स अगर टाइम ही स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है? टाइम बहुत बड़ी बात होती है, और टाइम और एस्ट्रोनॉमी एक साथ चलते हैं। जब यहां पर पहुंचे सब ये अंग्रेजी जहाज, तो एक जो हम हिंदुस्तानियों के लिए बड़े अचरज की बात थी वो ये थी कि एक चला है वहां पोर्टमाउथ या प्लाईमाउथ से, और एक चला है केप ऑफ गुड होप से, माने दक्षिणी अफ्रीका से। और आपने सिंक्रोनाइज कैसे किया कि ये दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं सूरत? इतनी टाइम कीपिंग आपको आ कहां से गई? तब छोटी बात लगी, ठीक वैसे जैसे जहांगीर ने कहा था ये घड़ी, घड़ी से क्या होता है। बहुत बड़ी बात थी एस्ट्रोनॉमी। एक जहाज चल रहा है हथियार लेकर, और एक जहाज चल रहा है माल लेकर, और दोनों अगर बिल्कुल एक साथ नहीं पहुंच रहे हैं तो माल वाला लुट जाएगा, माल वाला लुट जाएगा। और दोनों एक ही जगह से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो माल वाला है उसको माल कहीं और से लेना है। जो माल है वो माल इंग्लैंड से नहीं आ रहा है, माल अफ्रीका से आ रहा है। हथियार आ रहे हैं इंग्लैंड से, पर उनकी टाइमिंग ऐसे करनी है कि दोनों इकट्ठे पहुंचे। ये चीज है जो किसी को विश्व विजेता बनाती है, और किसी को वो बनाती है जो हम बन गए। छोटे मोटे नुकसान नहीं होते हैं। अंधविश्वास दीमक है इंसान की, खा जाता है बुरे तरह से। बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं, व्यक्तिगत तल पर, पारिवारिक तल पर, सामाजिक तल पर, राष्ट्रीय तल पर। बंदा कहीं का नहीं बचता। तीन से 6 महीने की यात्रा होती थी इंग्लैंड से भारत की, 3 से 6 महीने की। और उसमें कोई मोटर नहीं लगी हुई है। किसके भरोसे चल रहे हैं? हवाओं के भरोसे। तो वहां भी टाइम कीपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऊपर से आओगे नीचे, नॉर्दर्न अटलांटिक से इक्वेटर की तरफ आओगे, तो आपको चाहिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से अपने आप को सिंक्रोनाइज करना। इक्वेटर से नीचे जाओगे तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से सिंक्रोनाइज करना है। और ये सब करके आपको साउथ अफ्रीका ठीक तब पहुंचना है जब भारत में मॉनसून सक्रिय होने वाला हो, ताकि जो मॉनसूनी हवाएं हैं वो अरेबियन सी से हिंदुस्तान की ओर आ रही हो, तो उनके साथ साथ आपका जहाज भी आ जाए। आपको परफेक्ट टाइमिंग करनी है ट्रेड विंड्स और मॉनसूनल विंड्स के बीच में। और आपने टाइमिंग नहीं करी तो आपका जहाज भूख और बीमारी से मर जाएगा। कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो है नहीं ना, जहाज में इतना ही खाना है। सही टाइमिंग नहीं हुई तो जहाज वहां पड़ा हुआ, उसमें कोई मोटर नहीं, इंजन नहीं, फ्यूल नहीं है, स्टीम नहीं है, गैसोलीन नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। परफेक्ट साइंस और परफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टार्स चाहिए। परफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टार्स। सिर्फ इन्हीं स्टार्स के भरोसे एक के बाद एक उनके जहाज भारत आते रहे, भारत को जीतते रहे, और हम भी इन तारों को देखकर बस ये बोलते रहे, कृपा बरसा दो। कृपा तो नहीं बरसी, अंग्रेज बरस गए। वही तारे थे, वही तारे, वही तारे थे। हम वहां क्या देख रहे थे? लक्षण खराब है, लगता है कि अब कुछ कुसंयोग होने वाला है। इस लड़की का पति ज्यादा नहीं चलेगा।
भारत भी आसमान की ओर देख रहा था, अंग्रेज भी आसमान की ओर देख रहे थे, पर हमारे ये सब शास्त्री लोग बैठ कर क्या बताते थे कि अभी आसमानी संदेश मिला है, पोथे में लिखा है कि यदि यह विवाह हो गया तो इस कन्या का पति ज्यादा नहीं चलेगा। और वो आसमान की ओर देख रहे थे तो वहां रिगरस कैलकुलेशन कर रहे हैं बैठ करके, रिगरस साइंटिफिक कैलकुलेशन, जो कि एक के बाद एक जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी ग्रीनिच की, उसके जो प्रमुख आते रहे वो ऑब्जर्वेशंस को भी और ज्यादा शुद्ध शुद्ध और शुद्ध करते रहे। और ये सारी टेक्नोलॉजीज मल्टीपर्पस बनती गई। जिन टेक्नोलॉजी से आप आसमान को देख रहे हो उन्हीं को डिराइव करके आप समुद्र में भी देख पा रहे हो। जो टेक्नोलॉजी समुद्री यात्रा करने के काम आ रही हैं वही टेक्नोलॉजीज कार्टोग्राफी यानी मैप मेकिंग, मानचित्रण के काम आ रही हैं। और सारी टेक्नोलॉजीज के पीछे क्या है? साइंटिफिक एटीट्यूड। ये नहीं कि शनि और राहु और केतु, सोचो कैसा होता बस एस्ट्रोलॉजी की जगह एस्ट्रोनॉमी होती भारत में, तो आज हम कैसे होते, कहां होते? सोचो, लो 1 मिनट और सोचो इस बात को। हमने एस्ट्रोलॉजी पर जितना खर्च किया, भारत के एक एक बाशिंदे ने इन सब चीजों पे खूब खर्चा हुआ है कि नहीं? और कितनी शताब्दियों से खर्च रहे हैं हम। जब से हमको बता दिया गया है कि हमारी किस्मत लिखने वाला कोई और है और हमारा पहले ही सब लिख दिया गया है, तब से हम इस पर खर्चा करे ही जा रहे हैं। जितना खर्चा हमने ये सब जानने पर करा कि क्या लिखा है मेरे भाग्य में, उसका 1% खर्चा भी हमने भाग्य बनाने पर कर दिया होता तो बताओ आज भारत कहां होता। पर हम खर्चा करते रहे भाग्य जानने पर। वो बताएंगे पंडित जी मेरा भाग्य बता दो। भाग्य कोई बताता नहीं है, भाग्य बनाया जाता है, बनाया जाता है। हमने बनाया नहीं, हम किसी और से पूछते रहे। और क्यों पूछते रहे? क्योंकि हमने कह दिया कोई और है मेरा भाग्य विधाता जो रचता है सबकी किस्मतों को। जबकि अद्वैत वेदांत आपको साफ बोलता है कि परम सत्ता यहां बैठी हुई है, कोई और नहीं रचता तुम्हारी किस्मत को। तुम हो और तुम ही हो। वेदांत था हमारे पास, पर हमने वेदांत के अर्थ को भी विकृत कर डाला। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा भाग्य विधाता वहां बैठा है, आसमानों पर बैठा है। सोचो ना आप, जहाज भी थे, जहाज भी थे हमारे पास, जहाज में भी ऐसी कोई कमी नहीं, क्योंकि ट्रेड व्यापार तो हम करते थे, छोटे एरिया में करते थे, पर हम भी करते थे। पर एस्ट्रोनॉमी नहीं थी तो हमारा जहाज बहुत दूर नहीं जा सकता था, वो उसको समझ में ही नहीं आता कहां पहुंच गया। किन किन क्षेत्रों में आप देख रहे हो कि आप अपने कौशल, अपने ज्ञान, अपने पुरुषार्थ से ज्यादा महत्व भाग्यवाद को देते हो? शादी करनी है तो आप पूछते हो जाकर के कुंडली में क्या लिखा हुआ है। ना आपको सामने वाले व्यक्ति को समझना है, न ज्ञान से मतलब है, न प्रेम से मतलब है, न तो उस व्यक्ति को मैंने जाना, न इस बात का महत्व है कि प्रेम कितना है। किस बात का महत्व है? कि गुण कितने मिल रहे हैं। देखो जरा पंडित जी, व्यापार शुरू करना है तो वहां पर, कहीं पैसा लगाना है तो वहां पर, माने जिंदगी के हर क्षेत्र में तो आपने इस अंधविश्वास को घुसेड़ रखा है। तो कहां से भारत आगे बढ़ जाए? रोहित का नाम है RAUHHIPT। ये न्यूमेरोलॉजी है, जाने कौन सी लॉजी है।
रोहित सोच रहा है ऐसा करके उसने नया नया मीट का बिजनेस शुरू करा है तो मीट का बिजनेस चमक जाएगा। उसको बताया गया है कि तुम्हारी सारी समस्या ये है कि तुम्हारा नाम बस ROHIT है, इसको करो RAUHHIPT। कोई क्षेत्र बता दो जीवन का जहां आप अंधविश्वास से मुक्त हो, बताओ। बीवी छोड़कर भाग गई, अरे जरूर इसमें सितारों की कोई चाल है। सितारों की नहीं चाल है। हाँ, तुम्हारे मुंह पे चांद तारे बने हैं, कौन देखे तुम्हारा मुंह दिन भर। आप जाइएगा पढ़िएगा, कितनी ऐसी लड़ाइयां हैं जो हमने इसलिए हारी क्योंकि अभी फायर करने का सही मुहूर्त नहीं आया है। देखिएगा जाके। दुर्ग बन गए हैं। और अगर राजा जी सही समय पर दुर्ग में चले गए होते तो शायद बच जाते, पर अभी तो मुहूर्त ही नहीं निकला है दुर्ग प्रवेश का। और हमें कहा जाता है नहीं ये भी तो साइंटिफिक है, देखो इसमें भी तो गणनाएं होती हैं। भाई गणनाएं आप कर सकते हो चांद तारों की, वो आपने कौन सी गणना करी है बताओ जहां पे ये हो कि उसका इस पर क्या असर पड़ रहा है। इसकी कोई गणना है? ये तो सुपरस्टिशन है। हाँ, आप ये गणना जरूर कर सकते हो कि चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, उससे आप पंचांग बना लोगे अपना, अच्छी बात है। पर उसके आगे जाकर के अगर आप ये बोलोगे कि अब उस चंद्र ग्रहण का इस युवती के जीवन पर यह असर पड़ेगा, तो ये अंधविश्वास के अलावा और क्या है? ये और क्या है? ये बहुत हो चुका, 1000 साल से ज्यादा हो चुका। अब समय आ गया है इसको जड़ से उखाड़कर फेंक देने का। ये जो भीतर बात बैठ गई है ना कि बिलीफ इज सेक्रेड, नहीं, ट्रुथ इज सेक्रेड। ट्रुथ इज सेक्रेड, बिलीफ इज नॉट सेक्रेड। सर झुकाना बंद करो। और कोई आके आपके सामने खड़ा होता हो बार बार कि नहीं नहीं हमारी ऐसी बिलीफ्स हैं, आप इसकी रिस्पेक्ट करिए, मना कर दो। या तो बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे, सत्य की करेंगे, मान्यता की नहीं रिस्पेक्ट होती। सत्य पवित्र होता है, सीक्रेट होता है, करेंगे, सम्मान बिल्कुल करेंगे, सर पूरा झुकाएंगे। पर तुम कुछ भी अंडू पंडू ख्यालात कल्पनाएं लेकर के आ जाओगे और कहोगे हमारी तरफ ऐसा माना जाता है, तो हम उसको थोड़ी पवित्र मान करके उसको पूजने लगेंगे। अध्यात्म का अर्थ होता है सत्य के अलावा ये सर कहीं नहीं झुकेगा। नेति नेति का अर्थ ही यही होता, न तेरे आगे भी नहीं झुकेगा, न तेरे आगे भी नहीं झुकेगा, क्योंकि तू भी मिथ्या है और तू भी मिथ्या है। और साफ साफ देखो कि जैसे जैसे भारत से अद्वैत पीछे हटा, वैसे वैसे कैसे भारत पतन में जाता गया। क्योंकि जहां आपने ये कह दिया कि भगवान यहां नहीं है भगवान वहां है, वैसे ही आप क्या हो गए? कठपुतली बन गए ना फिर तो। और जो कठपुतली है उसके पास कोई जिम्मेदारी तो होती नहीं, और जिसके पास जिम्मेदारी नहीं वो इंसान नहीं। वो तो बोल देगा मुझे क्या करना है, जो हो रहा है वो तो कोई और चला रहा है ना, हम तो कठपुतली हैं, हम तो बैठे हुए हैं, हमें क्या करना है। अब आ गए अंग्रेज, हम बन गए गुलाम, हम क्या करें, भाग्य में लिखा था।
भाग्य में लिखा था, हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेज आ गए हमें ले गए। तो हमारी भारत की कुंडली में ऐसा लिखा था। अच्छा झूठ बोलना, कितने लोगों के यहाँ अभी ये चल रहा है कुंडली वाला कारोबार? सही हाथ कर दो कर दो कर दो, शाबाश 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 शाबाश। इतने ही सच्चे लोग हैं क्या यहाँ पर? जिन्होंने किया भी उन्होंने ऐसे करके फिर ऐसे। आधे तो मोबाइल फोन में लेके घूम रहे होंगे सॉफ्ट कॉपी। आचार्य जी बहुत दुखी है क्या है? वो बिटिया मांगलिक है। जब भी कोई देश पूजने लग जाता है अपनी मान्यताओं को और अपने भीतर से उठती विज्ञान की, तर्क की, सच की आवाजों को सुनने से मना कर देता है, बल्कि सच की आवाजों को दबाता है और सजा देता है, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि कोई बाहरी ताकत आकर के उसको पाठ पढ़ाती है और गुलाम बनाती है। यही तो बोलते हैं अंग्रेज कि ये हिंदुस्तानी अंधविश्वास में इतने गहरे डूबे हुए थे कि हम तो हिंदुस्तान के लिए वरदान बनकर आए। वो आधा झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है आधे से ज्यादा झूठ बोल रहे हो, पर वो जहां से कह रहे हैं समझो उनकी बात को भी, क्योंकि वो अपने आप को कॉलोनियल हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाते हैं। वो कहते हैं शिक्षा इनके पास नहीं थी, साइंस इनके पास नहीं था, मॉडर्न लॉज एंड फ्रीडम्स इनके पास नहीं थे, डेमोक्रेसी इनके पास नहीं था, हमने ही तो जाकर के सब दिया है। हजार तरीके का एक्सप्लॉइटेशन और डिस्क्रिमिनेशन इनके यहां था। आप वहां जाएंगे तो उनकी टेक्स्ट बुक्स में वो ऐसे ही पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, जो कि हम बिल्कुल मान रहे हैं कि ये बात आधी से ज्यादा झूठ है और बेईमानी की है, क्योंकि आप यहां हमारा भला करने नहीं आए थे, आप यहां हमारा शोषण करने आए थे। आपने रेलवेज दी बिल्कुल, पर इसलिए नहीं दी कि हम उसमें सुविधा से यात्रा करें। रेलवेज इसलिए दी ताकि आपका माल, रसद और आपके सैनिक जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। हम जानते हैं ये सब। आपने चाहे वो टेलीग्राम हो, कम्युनिकेशंस हो, जितनी भी चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, सोशल लीगल रिफॉर्म है, हमें मालूम है आपने ये सब करा, लेकिन उसमें आपका अपना स्वार्थ था। लेकिन ये भी तो सोचो कि ये सब करने की किसी विदेशी को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम खुद असमर्थ हो गए थे ये सब करने में। हमारे ऊपर क्या छा गए थे? लोकधर्म के ठेकेदार, जिन्होंने कहा आवाज उठाओगे तो मारेंगे बहुत जोर से, बस जो कह रहे हैं चुपचाप मानो, और जहां सर झुकाने को बोल दिया वहां सर झुका दो। मुझे बहुत आशंका होती है और चिंता होती है कि भारत में फिर से ये जो लहर उठती देख रहा हूं, जो आपका सवाल था, एस्ट्रोलॉजी और इस तरह के 50 तरीके के अंधविश्वास और पिछड़ी हुई मानसिकताएं, ये जो फिर से चढ़ रहे हैं, इसका अंजाम क्या होने वाला है भारत के लिए? एक बार हम अंजाम देख चुके हैं, एक बार नहीं, हम कई बार अंजाम देख चुके हैं। पिछले 1000 सालों में हमने कई बार इसका अंजाम देखा है। हम जिसको ब्रिटिश फौज कहते हैं ना, वो फौज नहीं थी। इन्होंने जहांगीर से परमिट मालूम है काहे का लिया था? फैक्ट्री डालने का। और वहां फैक्ट्री का मतलब प्रोडक्शन सेंटर नहीं होता था, स्टोरेज सेंटर होता था। प्रोड्यूस क्या करोगे? ये इन चीज़ों का कारोबार करते थे, इंडिगो, नील, स्पाइसेस, ये सब होता था, कॉटन, ये सब चीज़ें थी जो ये यहाँ से ले आते थे। तो ये प्रोड्यूस थोड़ी करेंगे उसके अंदर, ये सब तो एग्रेरियन प्रोडक्ट्स थे ना, खेती की चीज़ें थी। तो ये जिसको फैक्ट्री बोलते थे वो क्या होता था वास्तव में? बस एक, हाँ, वो एक समझ लो भंडार है, गोडाउन है, इन्वेंट्री है।
तो उसकी रक्षा के लिए जो गार्ड खड़े करे जाते थे ना, बस इतने ही सैनिक थे इनके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। मद्रास, सूरत, कलकत्ता, देश में 5-6 जगहों पर इनके पास क्या थी, ये स्टोरेज फैसिलिटीज थी। अब जहां स्टोरेज फैसिलिटी होगी वहां पे उसकी रक्षा के लिए गार्ड्स होंगे। तो कुल इतने ही थे बाबा, कुल इतने ही थे ये। 1708 में औरंगजेब की मौत हुई है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। प्लासी के युद्ध में 3000 से कम थी अंग्रेजों की फौज, और उसमें भी सारे अंग्रेज नहीं थे। सिराजुद्दौला के 50,000 थे। और बंगाल जिसने जीत लिया उसके बाद, बंगाल उस वक्त बहुत बड़ा था, जिसने बंगाल जीत लिया फिर वो मैसूर भी जीतेगा, वो दिल्ली भी जीतेगा, मराठों को भी जीतेगा। अधिक से अधिक 3000, वो भी क्या, फैक्ट्री के गार्ड्स। क्योंकि कंपनी है, कंपनी के पास सैनिक तो नहीं होते ना। अरे कंपनियां होती हैं, कंपनियों के पास क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं या गार्ड्स होते हैं। तो स्टोरेज यूनिट के बाहर जो गार्ड खड़े होते थे कि यहां कोई लूटपाट करने आए तो उससे रक्षा, वही थे बस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। हम उनसे हारे हैं क्योंकि उनके पास साइंस थी, उनके पास टेलीस्कोप था, हमारे पास हॉरोस्कोप था। हम उनसे हारे हैं। उन्होंने जब वो आए थे ना, उन्होंने सोचा थोड़ी था यहां गुलाम बनाएंगे। वो तो सचमुच 1611 की मैंने आपको बताई थी, 1605 से 1611 के बीच में उन्होंने कोशिशें करी थी। उनसे पहले यहाँ पुर्तगाली बैठे थे, पुर्तगाली अंग्रेजों घुसने भी नहीं दे रहे थे। वो तो लगभग समझिए कि 100 साल तक तो बहुत शांतिपूर्वक बस क्या करते रहे, व्यापार ही करते रहे। उसके बाद ये मुगलिया सल्तनत बिल्कुल धराशायी हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। हर तरफ से छोटे 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 राज्य निकलने लगे, ताकतें निकलने लगी। तो फिर उसमें अंग्रेजों ने भी अपना नंबर लगा दिया। बोले जब अभी फ्री फॉर ऑल है, जो केंद्रीय ताकत थी वो ध्वस्त हो चुकी है और सब छोटी छोटी ताकतें अपनी किस्मत आजमा रही हैं, तो हम भी कर लेते हैं। और उन्होंने कहीं बेहतर दक्षता के साथ, स्किल के साथ करा, क्योंकि उनके पास क्या थी, साइंस थी, एस्ट्रोनॉमी थी। एस्ट्रोनॉमी, जो एक चीज इतिहास में हमें कम पढ़ाई जाती है वो है ब्रिटिश लॉजिस्टिक्स, ब्रिटिश स्पीड। जिस तेजी के साथ ब्रिटिश फोर्सेस मूव करती थी, भारतीयों ने वो तेजी अपने इतिहास में कभी देखी ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास कार्टोग्राफी थी, मैप मेकिंग थी। उनको सब पता था, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ये भी पता था कि दुश्मन की फौज आ रही है तो ठीक किस जगह पर उसको रोका जा सकता है, घेरा किया जा सकता है, एम्बुश किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास एस्ट्रोनॉमी थी। वो टाइड से भी अपने मूवमेंट को सिंक्रोनाइज कर लेते थे। मीनवाइल देसी लोग कोई अपनी माथे की रेखाएं थोड़ी बदल सकता है। अरे पिछले जन्म के कर्म हैं, भुगतने तो पड़ेंगे ना। हुई है वही जो राम रचि राखा। अरे वहां राम का अर्थ क्या है तुमने समझा क्या? तुमने हर ऊंची बात को भाग्यवाद, सिर्फ इसलिए ताकि व्यक्तिगत रूप से जीवन में अपनी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। राम माने सत्य होता है। यह बिल्कुल वही बात है जहां श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं नियतम कुरु कर्म। वही है कि तुम्हारा कर्म सत्य मात्र के केंद्र से आना चाहिए। वही बात वहां कही जा रही है कि वही होगा अंततः जिसमें सत्य है, बाकी मिथ्या है उसे काल ध्वस्त करके रहेगा।
पर उसको हमने भाग्यवाद की भेंट चढ़ा दिया। और इतनी बेईमानी घुस गई है हमारे भीतर, हर चीज में, हर चीज में कुछ बोला जाए तो कहेंगे नहीं नहीं हम भी साइंटिफिक हैं, हमारी साइंस में कोई कमी थोड़ी है, हम भी साइंटिफिक हैं। ये क्यों बोल रहे हो हम साइंटिफिक नहीं है? अच्छा तो ये नींबू मिर्ची क्या लटका रखा है, तुम साइंटिफिक हो तो गाड़ी के आगे? इसमें बहुत गहरी साइंस है। आप पश्चिम को तो नई नई साइंस मिली है, हमारे तो करोड़ों साल पुराने पुराण हैं, उनमें सब नहीं। कैसे देखो, नींबू में होता है ना साइट्रिक एसिड, हाँ तो गाड़ी किसकी बनी होती है? लोहे की। लोहे में क्या लगता है? जंग। तो इस साइट्रिक एसिड से जंग छूट जाएगा। तुम समझोगे नहीं, हमारे पुरखे बड़े ज्ञानी थे। तो मिर्ची 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 में क्या है? मिर्ची में क्या है? हाँ, आप एक मिर्ची लीजिएगा, उसका डंठल तोड़िएगा और उसको दूध में डालिएगा, देखिएगा दही ना बन जाए तो। आए हैं बहस करने? नहीं सर, लेकिन इसका वहां गाड़ी के आगे मिर्ची लटकाने से क्या संबंध? देखिए, आप हमारी आस्था पर सवाल ना उठाएं। जितना समझाना था आपको समझा दिया, आगे नहीं समझ में आ रहा तो आप मूर्ख हैं। चलिए निकलिए यहां से, धर्मद्रोही। पूछिए, बताइए। नमस्ते सर। इसी से आई थिंक जुड़ा हुआ एक सवाल है अबाउट मिस्टिसिज्म, बिलीफ इन समथिंग एल्स, सम आत्मा, जीवात्मा एंड ऑल दीज थिंग्स। पहले मैं सोचती थी कि एजुकेशन से शायद कुछ फ़ायदा होगा और अंधविश्वास कम होगा, लेकिन अब एक्सपीरियंस ने वो तो भ्रांति हटा दी है। बिकॉज अपनी फीमेल फ्रेंड्स में मैंने काफ़ी देखा है कि दे फॉल फॉर, क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब इफ़ दे आर नॉट रिलीजियस तो वो इस तरीके की चीज़ें, एनर्जी हीलिंग, क्रिस्टल्स, इन सब चीज़ों में विश्वास कर रही हैं। और इन सब से, हॉरोस्कोप से रिलेटेड, सन साइंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं लड़कियां। लड़के भी करते हैं बट मोर ऑफन देन नॉट। मैंने अभी मतलब ये देखा है, ऑब्जर्व किया है, इट कैन बी रॉन्ग बट, कि विमेन फॉल फॉर दिस टैरो कार्ड रीडिंग, और कोई है जो आपके ऊपर, एंजल्स, 1111, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। यंग लोगों में भी बहुत ज़्यादा ये सब हो गए हैं। तो मतलब आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? और हाउ? देखिए, जहां कहीं भी जो भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर घोषित कर चुका होगा, वो उतना ज्यादा इन सब में फंसेगा, क्योंकि इन सब उपायों के मध्य में बैठी हुई है इररिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कहा इसमें लड़कियां ज्यादा जाती हैं। जिस देश में लड़कियां अपने आप को जितना कमजोर मान चुकी होंगी, वो उतना ज्यादा भाग्य के भरोसे जिएंगी ना। क्यों? अपने भरोसे तो अब जिया नहीं जा सकता। मैं कौन हूं? मैं तो कमजोर हूं। तो भाग्य के भरोसे जीना है, तो फिर अब उसमें ये, चाहे वो ये क्रिस्टल गेजिंग हो, चाहे एंजल थेरेपी जो भी होता हो, ये सब करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपने दम पर तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने मान लिया है। क्यों? क्योंकि समाज ने मुझे इतना दबा के रखा, मैं लड़की, मुझे इतना दबा के रखा, इतना दबा के रखा कि मैंने ये बात आत्मसात कर ली है, इम्बाइब कर ली है कि मेरी जिंदगी मेरे चलाए तो चलनी है नहीं, मैं तो कठपुतली हूं। तो मेरे चलाए नहीं चलनी, फिर भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें हो जाए जिंदगी में तो अच्छा रहे। तो अच्छी चीजें फिर कैसे होंगी? मन्नतें मांगो, ये सब 1000 तरीके की जो न्यू एज सुपरस्टिशंस है, इनको ट्राई करो,
ऑरा रीडिंग और ये और वो और 50 चीज़ें हर तरह, इन सबके केंद्र में समझिए अच्छे से जो साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी बैठी है वो यही है, आई एम वीक, आई एम वीक, और कुछ नहीं है। और ये नए नए तरीके से सामने आएगा। पहले जो अंधविश्वास फैलाते थे वो हमारे मन में छवि ये थी कि गांव में कोई ओझा वगैरह है, वो जादू टोना कर रहा है और झाड़ू वाड़ू से मार रहा है। हम हंसते थे, कहते थे देखो बेचारे जो गरीब होते अनपढ़ होते उनको फंसा लिया। अब यही काम मेट्रोज में होता है और इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशंस में होता है, और वहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है, बहुत ग्लैमरस तरीके से होता है, लेकिन सेंटर वही है, सेंटर वही है। I don't have the guts to question and know. I find it more convenient to bow down, accept and take certain scraps. अपने दम पर जिंदगी जीना, अपने निर्णय लेना, और जो भी फिर उन निर्णयों का अंजाम हो उसको छाती पर झेलना। अगर ये दम नहीं रहेगा तो फिर भाग्यवाद रहेगा। तो इसमें मतलब ये भी देखा है मैंने कि जैसे एक दो बार मतलब फ्रेंड से बात भी हुई है इस बारे में, आई क्वेश्चन देम कि अनएग्जामिन्ड बिलीव्स का क्या मतलब वो होता है प्रॉब्लम, पर कुछ ज़्यादा रीज़न का कुछ ज़्यादा बहुत असर होता नहीं है उनके ऊपर। अगर मैं कुछ बताती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं होता है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो उसका कुछ बहुत ज़्यादा देखिए, असर 1000 साल तक, 1000 साल तक, मैंने 10वीं शताब्दी से शुरू किया, 1000 साल तक भारत में यही सब उल्टी पुल्टी बिलीफ्स का नंगा नाच चलता रहा ना। बीच में बहुत लोग आए होंगे समझाने वाले भी, हम जानते हैं, रिलीजियस रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स को जानते हैं ना। नहीं सुना, नहीं सुना तो क्या रहा, फिर तो वक्त अपना थप्पड़ मारेगा ही। आ गई गुलामी, हो गई दुर्दशा। हमने कहा कि जब यहां पर आए अंग्रेज तो औसत जो प्रति व्यक्ति आय थी भारतीय की, वो एक अंग्रेज की प्रति व्यक्ति आय से मुश्किल से 20-30% कम थी। 100 साल बीतते बीतते 85% कम हो गई थी। भीतर से तो हम कमजोर थे ही, बाहर से भी गरीब कर दिए गए, गुलाम ही नहीं गरीब भी। ये होता है फिर नतीजा। नहीं सुनना चाहती हैं वो रीजन की, तो वक्त थप्पड़ मारेगा ना। गुलाम भी बनोगे, गरीब भी बनोगे, और बेइज्जती भी झेलनी पड़ेगी दुनिया भर की। डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। गुलामी भी मिलेगी, गरीबी भी मिलेगी, बेइज्जती भी मिलेगी। और मैं बोल रहा हूं बार बार, मुझे बड़ी चिंता होती है कि हम जा किस दिशा रहे हैं। और इन सब चीज़ों में जैसे योग और इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं लोग। आई सॉ सम रिडिकुलस प्रैक्टिस ऑफ पीपल डूइंग योग अलोंग विद बुद्धा बोल्स, वो चैंटिंग और वो वाइब्रेशंस और वो सब चीज़ भी उसके अंदर सब मिक्स हो जाती है। इन सब चीजों में जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक ही है। कुछ हो रहा है जिसको मुझे जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं, और इसको नाम दिया जाता है मिस्टिसिज्म का। मिस्टिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपने एक खास किस्म का सुगंधित रूमानी ख्याल पकड़ लिया है। मिस्टिसिज्म तब है जब इतनी गहराई से जान लो कि विचार की जरूरत ही न रह जाए, वो मिस्टिसिज्म है। मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूं, जानता हूं, और इसलिए पूरे प्रेम में कर रहा हूं, इसलिए भविष्य में क्या होगा इसका मुझे विचार ही नहीं आता। यह मिस्टिसिज्म है। तो मिस्टिसिज्म भी ज्ञान से उपजता है। समझ रहे हैं बात को? मैं भली भांति जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए अब भविष्य में क्या होगा ऐसा कोई ख्याल मुझे आता ही नहीं। यह मिस्टिसिज्म है। मिस्टिसिज्म यह नहीं है कि मैं फलाने फलाने काम करूंगा तो भविष्य में कुछ अच्छा हो जाएगा।
भविष्य में कुछ अच्छा हो जाएगा, ये तो क्या है, ये एक थॉट है। मिस्टिसिज्म एक खास किस्म का प्लेजरेबल थॉट नहीं होता। मिस्टिसिज्म इज फ्रीडम फ्रॉम थॉट इटसेल्फ, एंड दैट फ्रीडम कम्स नॉट बिकॉज यू हैव बिकम अनथिंकिंग, but because you're totally immersed in your inquiry. बहुत बहुत सही तरीके से आप जानते हो, 100 बार सवाल पूछ रहे हो लगातार, और चूंकि आपको पता है कि सवाल पूछना जरूरी है, जानना जरूरी है, तो इसीलिए सवाल पूछने का अंजाम क्या होगा इसकी आपको फिक्र ही नहीं है, उसका थॉट ही नहीं आता आपको। यह है मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म ये नहीं है, यू नो देयर आर थिंग्स दैट एग्जिस्ट बट यू कैन नॉट नो। ये मिस्टिसिज्म नहीं है, ये मूर्खों को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है। इसका कोई जवाब दे के दिखाओ, इसको ना तो प्रूव कर सकते ना डिस्प्रूव कर सकते। यू नो देयर आर थिंग्स दैट एग्जिस्ट बट यू कैन नॉट नो देम। नहीं, इसको कैसे माने और कैसे ना माने, ये क्या बोला है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। यू नो देयर आर थिंग्स दैट एग्जिस्ट बट यू कैन नॉट नो देम। और ये एपिस्टेमिकली भी गलत है, क्योंकि एग्जिस्टेंस का मतलब ही है वो जो जाना जा सकता है। तो आपने एक फिलोसॉफिकल डिस्टॉर्शन भी करा है। आप कह रहे यू नो देयर आर बीइंग्स दैट एग्जिस्ट बट यू कैन नॉट नो देम। इफ वी कैन नॉट नो देन दे डोंट। एग्जिस्टेंस का मतलब ही है जिसको किसी न किसी विधि से, प्रायोगिक तरीके से जाना जा सकता हो, वरना उसको हम एग्जिस्टेंट, अस्तित्वमान बोल ही नहीं सकते। पर इस तरह की मूर्ख बातों को कह दिया जाता है ये मिस्टिसिज्म है। ये मिस्टिसिज्म नहीं है, ये मूर्खता है। Certain things can be known only through belief. फिर से आपने एपिस्टेमिक फ्रॉड किया। आपने कहा नोइंग थ्रू बिलीफ। बिलीफ तो कोई रास्ता होता ही नहीं नोइंग का, पर चूंकि लोगों ने फिलॉसफी नहीं पढ़ रखी है तो आपने कुछ एक्सेंट वगैरह मार करके उनको impress कर लिया। You know, there are certain things that can be known only through belief. Sir, this is epistemic fraud. बिलीफ अगर है तो फिर नोइंग की जरूरत क्या है? बिलीफ का तो मतलब है कि मैंने मान लिया, अब जान के क्या करोगे? मान तो लिया ही है, मान लिया, अब क्या है? तो नोन थ्रू बिलीफ, ये तो बात ही बहुत सेंसलेस है। ये मिस्टिकल नहीं होता ये सब। मिस्टिसिज्म माने बेपरवाही। मिस्टिसिज्म माने मौज है और कोई पूछे क्यों है तो कारण भी नहीं है। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं नहीं, क्यों नहीं लग रहा? डर लगने का कोई कारण होगा, डर ना लगने का तो कोई कारण नहीं होता। ये मिस्टिसिज्म है, क्योंकि डर एक थॉट होता है, ख्याल होता है, वो ख्याल मुझे नहीं आ रहा और कोई वजह नहीं है कि मुझे डर नहीं लग रहा, बेवजह डर नहीं लग रहा। भगवत गीता पर दिल आ गया है, हाँ क्यों, क्या मिलेगा पता नहीं, बस प्रेम है तो है, प्रेम है तो है। ये मिस्टिसिज्म है। निष्कामना, श्रद्धा, बेपरवाही, वो नहीं मिस्टिसिज्म है। I can sense some negative energies here. Yes. I can sense some negative energies here. हंस क्या रहे हो? अभी तुम्हारे सामने अगर यहाँ बाबा जी शुरू हो जाए ना, सब ऐसे हो जाओगे। कितने? 2-4 सीट के नीचे। I can sense some negative energies here. ऐसे ही थोड़ी अंधविश्वास भरी फिल्में बनती हैं और वो मेगा हिट हो जाती हैं।
I can smell a ghost. हंस लो, लेकिन अभी इतने केंद्रित हुए नहीं हो। दो चार ऐसे ही मिलके घेर के तुम्हारे साथ करने लग जाएंगे ना, वहीं पे मान लोगे। या कम से कम ये कहोगे कि क्या पता, नहीं मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, पर पता नहीं, मैं तो हट गया वहां से, पता नहीं क्या चल रहा था। ये थोड़ी हिम्मत होगी खुल के बोलोगे मूर्खों, उठो यहां से, निकलो। अंधविश्वास अज्ञान भर नहीं होता, गहरी कुटिलता होता है। गहरी कुटिलता, गहरी गहरी कुटिलता। अभी कहीं पर कोई किसी ने रील भेजी कि उसमें वो एक आता है, उसका मुंह ऐसा है, तो फिर वो एक सज्जन आते हैं, बोलते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और उसका मुंह ठीक हो जाता है, उठ के दौड़ना शुरू कर देता है। तुम्हें क्या लग रहा है ये सिर्फ अज्ञान है? नहीं, ये बहुत गंदे किस्म की चालाकी है, ये साजिश है, ये साजिश है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ नहीं है, वो बदमाश है, वो शातिर बदमाश है। और कितनी रिहर्सल करी होंगी भाई ये करने के लिए, सोचो। ऐसे को आप सिर्फ बेवकूफ बोलोगे क्या? ये तो वेल प्रैक्टिस्ड एंड रिहर्स्ड कॉन्स्पिरेसी है कि हम ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, और इस तरह से वहां पर जो जनता बैठी है उसको बेवकूफ बना देंगे कि इसका हालेलुया मार के इसका भूत उतार दिया। ऐसे ही मत हो यार करी जब ये सब कोई बातें कर रहा हूं ना। एक तो पता नहीं क्यों भूत और भगवान आप लोगों ने एक ही तल पे रख दिया है। भाई भगवान माने सत्य ब्रह्म। आपको बड़ा धर्म संकट हो जाता है, कहते हैं कि अगर भूत नहीं माना तो माने फिर भगवान भी नहीं माना, तो माने नास्तिक हो गए, तो इसलिए नास्तिक ना होने के लिए भूत मानना जरूरी है। ये कौन सी आस्तिकता है जिसमें भूत माने जाते हैं? और भगवान माने, तो फिर बोल रहा हूं, भगवान माने तो सत्य होता है जो यहां रहता है। ये जोड़ा कहां से बना दिया कि भगवान है तो भूत भी होगा, भूत है तभी भगवान होगा? तो मानना तो जरूरी है। ये कौन सा तर्क है? विज्ञान की ताकत के आगे कुछ नहीं टिक पाएगा। ये आस्था, ये विश्वास, ये मन्नतें, ये रस्में, ये रिवाज, और विज्ञान कोई चीज नहीं होती, विज्ञान एक एटीट्यूड होता है। विज्ञान वो नहीं होता कि आपने मोबाइल खरीद लिया है तो बोलिए विज्ञान मेरी जेब में। विज्ञान एक एटीट्यूड होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। जिस देश के पास, जिस कौम के पास, जिन लोगों के पास, जिस राष्ट्र के पास साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं होगा, उसको कैसे बचाएंगे? सत श्रीकाल आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन, आज हमने बात की जीएमटी की और क्रोनोमीटर की। सर, वेस्टर्नर्स ने सिर्फ जीएमटी और क्रोनोमीटर से जिस तरीके से अभी हिंदुस्तान में हम चल रहे हैं वही सिस्टम नहीं ईजाद किए, उन्होंने डे लाइट सेविंग और टाइम जोन्स भी क्रिएट किए। सर, आज हम 21वीं सदी में हैं और हमारी इकॉनमी साइज़ में भी छोटी नहीं है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी हम 7वें पायदान पे आते हैं। तो क्यों आज हम नहीं देखते कि ये कोई मेजर टॉपिक बन के या कोई बड़ा या छोटा डिस्कशन बन के टाइम जोन का और डे लाइट सेविंग का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जैसे हमारे रोज़गार में ऑस्ट्रेलिया, यूएस से मेरा काम रहता है, तो वो लोग टाइम जोन से काफ़ी अपना
कंफर्टेबली अपना काम कर लेते हैं, और टाइम हमें डे लाइट सेविंग के थ्रू उनको कांटेक्ट करना होता है, तो हम तो एडजस्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, लेकिन वो लोग इन चीज़ों को अच्छी तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करके अपनी इकॉनमी को इफेक्टिवली आगे भी बढ़ा पा रहे हैं। नहीं, उसकी वजह बहुत सीधी है। आप जो बता रहे हैं ना, वो एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट के मेजर्स हैं। इससे जो वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी है, जो इकोनॉमी की एफिशिएंसी है, वो बढ़ती है। उसको बढ़ाने की ओर ध्यान होगा तब ना हम बढ़ाएंगे। हमारा उसको बढ़ाने की ओर कोई ध्यान ही नहीं है। हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा बहुत दूसरे मुद्दों की ओर जा रही है। आप जो मुद्दा उठा रहे हो 99% लोगों को, इससे साहब कोई सरोकार नहीं है। यहां सरोकार इन बातों से है कि वो मेरे क्षेत्र में फलानी जाति का कैंडिडेट खड़ा हो गया है, वो कहीं जीत ना जाए। आप बात समझ रहे हैं? सर, लेकिन फिर हमने नीति आयोग जैसे डिपार्टमेंट्स हमारे, उनका जो मेजर मिशन है वो बेसिकली इकोनॉमी को की तरफ प्रायोरिटी। देखिए, इंस्टीट्यूशंस तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। हमारे पास नीति आयोग भी है, हमारे पास जुडिशरी भी है, हमारे पास पार्लियामेंट भी है। उनके भीतर लेकिन बैठेगा कौन? हम ही तो बैठना है ना। इंस्टीट्यूशंस तो बहुत अच्छे हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस कुछ हद तक अच्छे इसलिए हैं क्योंकि पारंपरिक नहीं है। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो हमारे, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन, नीति, वो पारंपरिक नहीं है। उनमें से ज़्यादातर वो हैं जो हमने यूरोप से ही, हाँ, कॉपी तो नहीं बोलूँगा, बट इंस्पायर्ड। और इंस्पिरेशन में कोई बुराई नहीं होती। और यही वजह है कि आप पाते हैं कि आज बहुत सारे लोग जो मदर इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उस मदर इंस्टीट्यूशन के ही खिलाफ खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं इसमें भारतीय परंपराएं तो दिखाई ही नहीं दे रही ना। भारतीय परंपरा क्या नहीं है? इसे इक्वलिटी क्यों लिख दिया? आदमी औरत इक्वल हो सकते हैं कभी? क्यों लिखा है संविधान में इक्वलिटी लिख दिया है? ये सारी इतनी जातियां इक्वल कभी हो सकती हैं? क्यों लिख दिया है? वो ये अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, पर कुल मिला जुला करके बात यही है। बात यही है। तो वही होता है जिस ओर ध्यान होता है। हमारा ध्यान था, अभी बात कर रहे थे ना, मुगलों का ध्यान था कि बड़े बड़े मकबरे बनाएंगे, तो बड़े बड़े बना दिए मकबरे। और आप, हुमायूं का मकबरा है, आप ग्रीनिच जाएंगे, जिसकी इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, हुमायूं के मकबरे से छोटा है, पर उस छोटी सी जगह ने दुनिया जीत ली। वो एक ऑब्जर्वेटरी है छोटी सी, जितना बड़ा इस यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इससे छोटी। आज उसका नुकसान ही है सर। हमारे पास बिहार, जैसे पिछले दीपोत्सव में भी बात हुई थी, बाकी एनुअल इनकम ही पर कैपिटा 56,000 है। तो ऐसे पॉवर्टी पॉटहोल्स हमारे देश में कई निर्मित हो गए हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ होंगे जहाँ सबसे ज़्यादा बात होगी परंपरा की और पुराने संस्कार की, और जहाँ ये माना जाएगा कि हम तो पुराने हिसाब पे चलते हैं, हम पुराने ज्ञानी हैं, हमें पता है, हमें मत बताओ। वैसे आपको एक मजेदार बात बताऊं? यही वहां भी चल रहा था। जो यूरोप में भी नई रोशनी की शुरुआत होती है, आपको मालूम है कैसे होती है? वहां भी फिलॉसफी मर गई थी, थियोलॉजी आ गई थी। फिलॉसफी तो ग्रीस में थी, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी के आने के कुछ 100 सालों बाद ग्रीक में जो फिलॉसफी का पूरा माहौल था वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया, सब समाप्त हो गया, और उसकी जगह चलने लग गई थियोलॉजी। थियोलॉजी थियोलॉजी और फिलॉसफी में क्या अंतर होता है? फिलॉसफी कुछ मानती नहीं है, वो सवाल करती है, और थियोलॉजी में कुछ मान लिया जाता है पहले ही। जहां कुछ पहले ही मान लिया, फिलॉसफी नहीं कहलाती वो। इसीलिए जब आप लोग बोलते हैं ना कि नॉन डुअलिस्ट फिलॉसफी होती है और डुअलिस्ट फिलॉसफी होती है, अद्वैत दर्शन होता है और द्वैत दर्शन होता है, तो आप गलत बोल रहे हैं। दर्शन तो सिर्फ अद्वैत है। जहां द्वैत आ गया वहां विश्वास आ गया। क्या विश्वास आ गया? क्रिएटर बैठा हुआ है,
ये इंक्वायरी थोड़ी है, ये तो बिलीफ है। तो थियोलॉजी आ गई थी यूरोप में। जानते हैं जो रेनेसां यूरोप के लिए नई सुबह और भारत के लिए गहरी काली रात लेकर आया, वो शुरू ही कैसे हुआ था? जो पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स थे, जिनमें से कईयों की हम आपसे बात कर चुके हैं, जो पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स थे, यूरोप ने उनकी किताबें दोबारा उठाई कुछ लोगों के प्रयास से। बोले ये हटाओ सब थियोलॉजी कि ये सब जो चर्च के पादरी वगैरह खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ऐसे है वैसे है, गॉड ने दुनिया ऐसे रची, आदमी आया औरत आई, फिर ये हुआ फिर वो हुआ, 50 तरह की कहानियां जो बताते हो। हमें कहानी नहीं चाहिए, हमें जो असली फिलॉसफी है पुरानी, हमें वापस जाना है, हमें सोक्रेटिस के पास वापस जाना है। तो जो ग्रीक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी, वही समझ लो कि 1500 साल बाद वापस आई और उसी ने यूरोप का पुनरुत्थान किया। आज भारत को भी उन्हीं उपनिषदों को वापस लाना पड़ेगा अगर पुनरुत्थान करना है तो। इंडियन रेनेसां चाहिए हमें। रेनेसां का मतलब ही मालूम है क्या होता है? रेनेसां शब्द माने क्या होता है? फिर से जानना, फिर से जागना। दोबारा। आज हमें वेदांत उपनिषद दोबारा चाहिए, हमें रिक्लेम करना है उनको। नहीं तो जो एक बार हुआ है हमारे साथ, इतना लंबा गुलामी का काल, वो दोबारा भी हो सकता है। सावधान रहना होगा। सावधान भी वैसे नहीं कि सीमा पर सजग प्रहरी खड़ा हो गया, वैसी वाली सावधानी से काम नहीं चलेगा। हमें हमारा रेनेसां चाहिए। ठीक है, आइए बाहर, बहुत समय रहेगा, बाहर बात करते हैं।